अब देखो यहाँ पे, तो ये इसने जो बनाया है, ये इसने एक फॉर्म बनाया हुआ है, यहाँ जो चल रहा है देख लो। हमने क्वेश्चनों की बात कर रखी थी, हम यही तो कह रहे थे। ये हमारे क्वेश्चन है, यहाँ पे 8 क्वेश्चन है। नीचे जो बटन है, एक सबमिट बटन हो गया, एक रीसेट बटन हो गया। ये डेटाबेस से नहीं आ रहा, बस समस्या ये है कि ये जो क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन फिक्स किए हुए हैं इसमें। 8 क्वेश्चन इसने यहाँ पे सेट किए हुए हैं, टाइप किए हुए हैं एक तरह से। इस फॉर्म का डिजाइन देखो, अगर इस फॉर्म का डिजाइन देखोगे तो ये क्वेश्चन ऐसे चल रहे हैं। फॉर्म एक्शन ये है, कंप्यूटर या मशीन, इसने टाइप किया है। इनपुट टाइप रेडियो, अब एक डेटा आ रहा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये सब चल रहा है। ये सारी कहानी जो चल रही है वो इस टाइप से चल रही है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि मेरे क्वेश्चन डेटाबेस में पड़े हुए और डेटाबेस के अंदर से ही उठ के यहाँ आए। अगर वहां पे मैं 5 क्वेश्चन रखता हूँ तो 5 आ रहे हैं, 10 रखता हूँ तो 10 आ रहे हैं, 50 रख रहा हूँ तो 50 आ रहे हैं। और बल्कि हम उसको ठीक करेंगे बाद में। हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आए और जैसे उसने एक क्वेश्चन को टिक लगा के नेक्स्ट किया, सबमिट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, तो फिर अगला क्वेश्चन दिखे और वो क्वेश्चन हमारा अपडेट हो गया हो। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ही तो चलता है टेस्ट जो चलता है। तो हमें वो चीज चाहिए जिससे कि वो पूरा का पूरा डेटाबेस में प्रॉपर काम करे। तो अभी ये थोड़ी सी कमी है, लेकिन जितना किया है इसने एक दिन में बहुत किया है, ठीक है, बढ़िया है। अगर करोगे कोशिश तो बुरा ही नहीं है। ये नया क्वेश्चन सेट कर दिए हैं, ये क्वेश्चन आ गए हैं। अब इन क्वेश्चनों में हमने यहाँ पे टिक मार्क लगा दिए, ठीक है। इसके बाद जैसे ही हम इसको सबमिट कर रहे हैं, तो सबमिट करने के साथ ही ये इसने सक्सेसफुली कनेक्टेड वो लगा है। 5 इसमें ठीक थे 8 में से। उसके अंदर का, हाँ, तेरा भी चेक करूंगा भाई। तो इसने ये लगा दिया इस तरीके से, रिकॉर्ड अपडेट हो गए। अब ये जो डेटाबेस बनाया है, इस डेटाबेस में इसने क्वेश्चन रखे हैं। जो 8 क्वेश्चन थे वो 8 क्वेश्चन ये पड़े हुए हैं। ऑप्शन ए बी सी, यहाँ पे 3 ऑप्शन लिए हैं, राइट आंसर ले लिया और एक ये ले लिया, ठीक है। ये इस तरीके से लिया हुआ है। इसको करने के बाद फिर इसने क्या किया, कितना हो गया इतना। अब ये जो यूजर वाला आंसर है, ये वो आंसर है जो हम यहाँ से टाइप कर रहे हैं। यहाँ से जो हमारा फॉर्म जो पेज चल रही है, देखो बैक कर रहे हैं। मैंने इसके पहले में प्राइमरी कर दिया, पहले में प्राइमरी कर दिया, दूसरा स्लो रखा है। अभी क्या था इसके डाटाबेस के अंदर, नेचुरल आ रहा था ये। अब हमने यहाँ पे ये कर दिया है प्राइमरी। और अब अगर मैं सबमिट करूंगा, ये सबमिट हो गया। इस पेज को एक बार मैं रिफ्रेश करा देता हूँ, ये प्राइमरी अपडेट हो गया। तो यूजर जो वहां पे टाइप कर रहा है, जो यूजर ने सेलेक्ट किया, वो इस डेटाबेस के अंदर अपडेट भी हो रहा है। ये काम भी बिल्कुल सही हो रहा है, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक दिक्कत है कि वहां से डेटा आ नहीं रहा, तो वो भी पता भी नहीं है तुम लोगों को कि लूप लगा के किस तरीके से कैसे उठाएंगे। वो चीज मैं शायद अभी हो पाया आज, तो आज ही भी समझा दूंगा। तो ये हमने डेटा स्टोर करा लिया, इसने यहाँ पे देखा। अब सिर्फ इतना ही है, इसने अभी सिर्फ इतना ही किया, लेकिन मुझे इससे ज्यादा चाहिए था। मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए था, मेरे पास 2 टेबल है। एक क्वेश्चंस की टेबल है, एक ये हो गई। एक यूजर की टेबल है जिसके अंदर यूजर नेम पासवर्ड पड़े हुए हैं, और इसके बाद यहाँ पे एक स्कोर भी चाहिए। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता जाऊंगा, अगर तुम काम करते जाओगे तो ये बड़ा होता जाएगा और काम करना बंद, खत्म हो जाएगी चीज वहीं पे। तो यहाँ पे है, अब हमें करना क्या है, इसके अंदर एक यूजर से जो ऑप्शन इनपुट करा रहे हो वो इनपुट करा लिए। राइट आंसर कितने थे वो यहाँ डिस्प्ले करा दिया है, यहाँ पे डिस्प्ले करा है कितने राइट आंसर है। तो मुझे क्या चाहिए, उस यूजर के आगे उसका एक रिजल्ट फील्ड बनेगा, और रिजल्ट फील्ड में आने के बाद वो टाइप हो जाए कि भाई इसका ये स्कोर आया। जब भी कोई एक बंदा, जब भी कोई यूजर है, वो अपना क्विज, अपना मतलब पेपर देता है, तो उसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे साथ के साथ स्टोर हो जाना चाहिए। रिजल्ट स्टोर होने के साथ साथ उसका स्टेटस देखना है। स्टेटस ये देखना है कि वो बंदा अगर एक बार पेपर दे चुका है और फिर दोबारा से उसको देने की कोशिश करता है, तो मैसेज आ जाए कि भाई आप पेपर दे चुके हो, एक ही बार परमिशन है देने की।
इसके लिए एक फील्ड बनाना पड़ेगा, वहां पे एक स्टेटस रख लो, कुछ भी रख लो, फ्लैग रख लो, 0 और 1 रखो। पहले स्टार्टिंग में सब में 0 स्टोर कराओ, जैसे यूजर रजिस्टर करता है डिफॉल्ट वैल्यू 0 स्टोर करा लो। और जब वो लॉग इन करता है तो लॉग इन कराते टाइम ये चेक करो कि इसका स्टेटस अगर 0 है तो इसका मतलब इस बंदे ने पेपर नहीं दिया, तो उसके सामने पेपर रख देंगे, क्वेश्चन आ जाएगा। और अगर उसमें 1 पड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसने पेपर दे दिया है पहले से, उसका स्कोर भी होगा, तो हमें वहां पे एक मैसेज दे देना है कि आप एग्जाम देखिए। बात समझ आ गई? एक ये काम करना है, और एक रजिस्ट्रेशन लॉगिन और उससे काम होना चाहिए, मतलब यूजर आईडी तो बनानी ही पड़ेगी। जब यूजर आईडी बनाओगे तो अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्या आएंगे, इतना इसने बनाया, तुम लोग अपनी अपने हिसाब से कोशिश करो, ट्राई करो कि कितना बना सकते हो, कैसे बना सकते हो। एक ने और बनाया है, ऑनलाइन है, वो भी कह रहा है कि मेरा भी देखो। भाई थोड़ी देर में देख पाएंगे, क्योंकि फिर अगर वो और देखा और मैंने डेटाबेस डेटाबेस रखा उस पे, तो बाकी कुछ नहीं हो पाएगा फिर अभी फिलहाल। तो फिलहाल मैं इसको यही खत्म कर रहा हूँ। क्वेश्चन तुम्हें समझ आ गया होगा कि करना क्या है। अब डेटाबेस से चीजों को कैसे उठाते हैं, किस टाइप से हम चीजों को बनाएंगे, लॉग इन लॉग आउट का प्रॉपर सिस्टम अभी तुम्हें नहीं पता कि लॉग आउट कैसे होगा, उसके लिए हमें सेशन और कुकीज यूज करने पड़ेंगे, वो मैंने अभी नहीं बताया। लेकिन उससे पहले मैं कुछ और बता रहा हूँ, एक और साइट ओपन कर रहा हूँ मैं, प्रोजेक्ट इसमें बना हुआ है। तो अब एक तो इमेज कैसे सेट करोगे, अगर जरूरत है मुझे इमेज की, तो इमेज कैसे लगानी है। तो यहाँ देखो, इसके अंदर एक ये डेटाबेस बना हुआ है मेरा पहले का, माई मॉल करके, ठीक है। ये याद होगा, पहले भी पिछली बार दिखाया था, वो जो नेविगेशन वगैरह डेटाबेस से चल रहे थे सारी की सारी चीजें। तो अब यहाँ पे मैं इस प्रोजेक्ट को भी चला देता हूँ, इसको चालू करते हैं और उसके बाद देखते हैं। लोकल होस्ट, अब मुझे ये चाहिए, ठीक है भाई, हमें ये बनाना है। तो ये जो तैयार होगा ये भी किससे चल रहा है, पूरा का पूरा डेटाबेस से। ये कहानी भी सारी की सारी जो चल रही है, शाम कहानी अच्छा इधर आ जाए, डेटाबेस से चल रही है ये कहानी। तो यहाँ ऊपर जो देख रहे हो तुम लोग वही है, बूटस्ट्रैप में जो लेके चले थे। इसके अंदर देख रहे हो यहाँ पे ये डाटा आ रहा है, ये सारा का सारा जितना भी डाटा आ रहा है ये सब डेटाबेस से आ रहा है। और वो डेटाबेस के अंदर खुद देख रहा है कि उसको मेंस कैटेगरी में क्या रखना है, वुमेन्स में क्या रखना है, और बॉयज में, गर्ल्स में, एक्सेसरीज में क्या क्या रखना है। वो सारी की सारी चीजें वो उठा रहा है डेटाबेस से देख के पूरा का पूरा। तो अगर मैं वहां से डिलीट कर देता हूँ किसी चीज को, तो इधर से भी वो हट जाएगा, यहाँ से भी वो आइटम खुद ब खुद हट जाएगा। तो हमें हर चीज जो बनानी होती है वो डायनेमिक बनानी होती है, कोई भी स्टैटिक नहीं बनाना। अगर तुमने स्टैटिक बना दिया, वहां पे फिक्स कर दिया, तो हर बार पेज तुम्हारा वैसा का वैसा ही दिखने वाला है। और हमें वैसा पेज नहीं चाहिए होता, क्योंकि कोई अपडेट करेगा तो भाई कैसे अपडेट करेगा। भाई कभी भी कोई भी बंदा जब भी आपसे वेबसाइट बनवाएगा तो उसके अंदर दो चीजें बनाई जाएंगी, एक तो वेबसाइट और एक एडमिन पैनल। एक वेबसाइट जो होगी वो कस्टमर्स के लिए होगी, यूजर्स के लिए होगी, जो लोग उसको देखेंगे। और उसमें जो डेटा अपडेट करना है वो कौन करेगा, हमेशा डेवलपर तो नहीं करेगा। अगर मुझसे कोई साइट बनवाता है तो मैं उसे एक एडमिन पैनल बना के दे दूंगा कि भैया तुम्हें जो भी ऐड करना है वो तुम इससे अपडेट कर लेना, वो तुम्हारे वहां दिखने लग जाएगा। तो उसको कोडिंग नहीं आती तो हम उसे एक एडमिन पैनल बना के देंगे, वो डेटाबेस के अंदर जैसे जैसे ऐड करता जाएगा वो चीजें यहाँ पे डिस्प्ले होती रहेंगी, दिखाई देती रहेंगी। तो वो काम तुम्हें करना है। कैसे करोगे इस पूरे को समझना है, मैं इसके कोड को कि किस टाइप से कैसे बनना है। यहाँ पे एक डेटाबेस है, सबसे पहले मैं तुम्हें डेटाबेस समझा देता हूँ, इससे डेटाबेस का आइडिया रहेगा तुम्हें कि क्या चीज चल रही है, कहाँ क्या बना हुआ है। तो इस डेटाबेस के अंदर एक तो हमने ये टेबल बना रखी है ब्रांड नाम की। अभी इसके अंदर सिर्फ एक ही ब्रांड आईडी बना रखी है 1, और ये ब्रांड। ऐसे ही तुम आगे जो भी तुम्हें बनाने हैं वो सारे बना सकते हो। सिर्फ दो फील्ड है। स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने एक आईडी ले रखी है, एक ब्रांड ले रखा है, ऑटो इंक्रीमेंट करा रखा है आईडी में, बस हम ब्रांड के नाम यहाँ पे बताते जाएंगे। ऐसा इसलिए है कि यूजर को अगर ब्रांड से सर्च करना है, जैसे हम कोई ऑनलाइन शॉपिंग की साइट खोलते हैं, हम वहाँ पे लिख दें कि वो मुझे इस चीज का, मुझे सिग्नेचर ब्रांड चाहिए, तो उसी चीज को दिखाता है वो। तो जो ब्रांड है वो लेके चल रहा होता है। अगर मैंने बोला लैपटॉप तो लैपटॉप ही लैपटॉप दिखाए, तो उसी तरीके से हम यहाँ एक टेबल बना रहे हैं जिसके अंदर जिस चीज का आपका बिजनेस है, ये कपड़े के हिसाब से आपका जैसा है उस हिसाब से आप बना सकते हो। कैटेगरी लेके चलोगे, मैंने यहाँ पे एक कैटेगरी बना दी। अब आप कैटेगरी देखो, इस कैटेगरी टेबल के अंदर हमने कुछ कैटेगरीज बनाई हुई है, ठीक है। इन कैटेगरी में एक तो आईडी हो गया, आईडी तो 1 2 3 4 ऑटो इंक्रीमेंट चल रहा है।
आईडी के साथ साथ हमें कैटेगरी लेके चलना है। इस कैटेगरी में हमने सारी की सारी कैटेगरी ले ली। अब यहाँ पे जो ये पेरेंट है, ये बड़े काम की चीज है। तो ये जो पेरेंट है, इसको समझना, इसको ये आइडिया समझ, इससे देखना हर चीज के पीछे ऐसे स्टेटस, जैसे अभी मैंने 0 और 1 का स्टेटस लगाया कि वो मुझे चेक करना है। जैसे तो ये सब किससे देखते हैं हम? ऐसे ही 0 या 1, 2 या फॉल्स, इस तरह की चीजें स्टोर करा लेते हैं। या किसी से किसी को लिंक करना है, तो पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन बनाने के लिए कोई एक फील्ड ले लेते हैं, उसमें उससे रिलेटेड वैल्यूज पुट कर देते हैं और वो वैल्यूज को देखते हुए अपना काम कर रहा होता है। तो हमने यहाँ पे क्या लेके चले? हम यहाँ पेरेंट लेके चल रहे हैं। मैंने सबसे ऊपर रखा है 0000, ये मेन हेड है, ठीक है। अब देखो हमारा ये डाटा आ रहा है, मैन वुमेन बॉयज और गर्ल्स, ये तो 00 चल रहा है। इसके बाद हमने क्या किया है? शर्ट रखी 1। अब ये आईडी मैं यूज कर रहा हूँ कि मैन जो है इस कैटेगरी के अंदर, इसकी आईडी 1 है, तो इसकी आईडी मैंने यहाँ रख दी। तो ये 1 कैटेगरी के अंदर ये 1 2 3 4 चीजें दिखा रहा है। यहाँ देखो, अपने इस आउटपुट को देखोगे तो मैन कैटेगरी के अंदर तुम्हें 4 चीजें मिल गई। अगर मैं डेटाबेस में कोई भी एंट्री बढ़ा देता हूँ तो मुझे यहाँ चाहिए। अब यूजर को इस मैन कैटेगरी के अंदर और कुछ बढ़ाना है, तो क्या करेगा? एक रिकॉर्डिंग को एंटर करना है हमें। कैटेगरी 1 की एक और कॉपी बना दिया हमने, ये रिकॉर्ड आ गया। यहाँ मैंने दे दिया भाई इसको बंद कर दो, और यहाँ पे क्या दे दूँ बताओ? कुछ भी। तो यहाँ पे एसीसी सीमेंट, ठीक है भाई। अब ये हमने यहाँ लगा दिया। अब जो आप यहाँ देखोगे, कभी कभी आ रहा, रिफ्रेश करते हैं एक बार से, तो आपको वहाँ पर डेटाबेस में ऐड करना। डेटाबेस से वो चीज पूरी की पूरी यहाँ उठ के आनी चाहिए, हमें ही चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन आंसर है कि क्विज के अंदर जो क्वेश्चन है, हम इतने सारे रेडियो बटन बनाएंगे, बार बार चीजों को रिपीट करेंगे, तो होगा क्या? डेटा बड़ा हो जाए। डेटा बड़ा हो गया, साइट स्लो हो जाएगी तुम्हारी। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें तो डेटाबेस से डेटा उठाना है, उसे लूप के अंदर लगा देना है। वो रेडियो बटन वगैरह लूप में लगे हुए होंगे, उनकी आईडी इस तरीके से वेरिएबल से रखनी है जिससे कि उसकी आईडी बदलती रहे, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3, और वो लूप घूमेगा। और वो लूप जब घूमेगा तो अपने आप क्वेश्चन बन जाएंगे उतने। तो यहाँ पे तुम्हें लूप की, इफ की, इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी जो अभी तक हमने सीखा था। एरे है, लूप है, इफ है, ये सब कुछ यूज होना है। तो ये बात समझ गए यहाँ पे? ये आ गया। तो ये तो हमारा डेटाबेस चल रहा था। अब ऐसे ही इसमें सारी प्रॉपर्टी ऐसी चल रही है। ये 1 आ गई, ये 2 कैटेगरी आ गई, 3 कैटेगरी आ गई, 4 कैटेगरी आ गई। नया कुछ ऐड किया हमने, एक एक्सेसरीज ऐड कर दिया और उसको 0 दे दिया। अगर हमने इसको 0 दे दिया, 0 दे दिया, तो ये कहाँ आ रहा है? सबसे ऊपर आ रहा है। तो अगर मैं 0, वो उस तरीके से लगाया हुआ है कि 0 कैटेगरी के जो है वो पेरेंट है, वो पेरेंट है, वो ऊपर चाहिए मुझे। तो वो तुम्हें अपने हिसाब से, मतलब 0 दे दिया उससे मतलब नहीं है, ये तुम्हें देखना है कि तुम्हें उसको क्या रखना है, कैसे रखना है, क्या देना है, ये तुम देखोगे अपने हिसाब से। सर क्या? सर सर इस वेबसाइट की तो सर इस पेज की कोडिंग तो दिखाओ सर, कैसे जोड़ा, कैसे ऐसा कनेक्ट कैसे करा है सर इस पेज अरे की कोडिंग। रुक जा भाई, दिखा रहा हूँ मैं, समझा तो तू। चल क्या रहा है, कोडिंग ही दिखाऊंगा मैं अभी तो। बगैर समझाए ही क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। विमल हमारा कुछ पूछने तैयार बैठा हुआ है। बोल विमल। एसक्यूएल की टेबल ही तो है, और क्या है? विमल बड़े पीछे पड़े हुए हैं, ये भी विमल ही है कोई। हाँ हाँ, क्या कह रहा है? हाँ, ठीक है। अब ये तो मुझे उससे करना है, उससे जो माई इससे करना है। एडमिन पैनल बनाना पड़ेगा। अगर एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, वहां पे यूजर से टाइप करवा देंगे और टाइप करके उसको एंटर करवा देंगे, वो चला जाएगा। कौन सा डेटा? हाँ हाँ, तो मुझे वहां पर क्वेरी करा करके इसमें कोई नई मतलब चीज ऐड करा दी है, इसमें कोई दूसरी चीज ऐड करा दी है और वहां पर उसके पेज पर ये चीज देनी है। अरे तो भाई ये तो तुम सीख गए हो, इसमें क्या दिक्कत? इंसर्ट करना किस किस को नहीं पता? रिकॉर्ड हमने रजिस्ट्रेशन करा है, वो रजिस्ट्रेशन एक टाइप से क्या था? रिकॉर्ड इंसर्ट करना ही तो था। एक फॉर्म बना ले,
उसमें यूजर से पूछ ले कि भैया अपना वो बता दो जो भी कैटेगरी है, और कैटेगरी के बाद ये बता दो इसकी पेरेंट आईडी क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, वो बता देगा। बटन पे क्लिक करेगा, वो यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। रजिस्ट्रेशन और इंसर्ट की क्वेरी एक ही तो होती है। हो गया दूर? अभी भी दिक्कत है क्या? अरे भाई मुझे इसमें एक डेटा ऐड कराना है। मान ले ये रिकॉर्ड, ये कैटेगरी नहीं है, ये यूजर का डाटा, कोड थोड़ी बनाया हुआ है, बनाना पड़ेगा ना कोड, तो इंसर्ट वाला लिखना पड़ेगा ना कोड तो ये तो उसमें शो होगा ना, उसमें जो टेबल वगैरह होगी उसका डेटा बेस बना हुआ ना इसका। ये तेरे सामने क्या चीज है? हाँ, ये स्ट्रक्चर कह रहा है क्या क्या? अरे तो इधर दिख तो रहा है मुझे भाई, बोल। हाँ, जो इसके अंदर है वही जो वो एसक्यूएल माई कंसोल के अंदर होगी। एसक्यूएल माई कंसोल के अंदर हाँ होगी। हाँ तो मुझे उसमें जाकर के उसमें कोई अरे यार, अरे वो ये तुझे क्वेरी कंसोल पे लगवा के देखनी है, उससे क्या करना है तुझे, वो तो एक ही बात है यार। इंसर्ट की क्वेरी लगा दो कंसोल से, ये कह देता बस सीधे सीधे शब्दों में। भाई इसमें इसको भैया 1 मिनट रुक जाओ, एक इंसर्ट करके दिखाना है। यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, एक यूज कर ले भाई पहले इस डेटाबेस को। यूज माई मॉल कर लिया, ठीक है, और उसके बाद इंसर्ट इनटू टेबल, कैटेगरी, वैल्यूज, कौन से फील्ड है, आईडी, ऑटो इंक्रीमेंट है, कैटेगरी और पेरेंट। इंसर्ट इनटू वैल्यूज से पहले मैं सर बता लिंक देता पे हूँ, मैं जाके आईडी नहीं दे रहा इसलिए। एसक्यूएल पे जाके डायरेक्ट दिखा दीजिए। कैटेगरी नहीं, वो एसक्यूएल पे नहीं, उसको यहीं से कंसोल से चाहिए भाई। कैटेगरी कॉमा ब्रैकेट रह गया, अरे यार हटा ही दो इसको। कैटेगरी कॉमा दूसरा क्या है, पेरेंट, कैटेगरी पेरेंट, वैल्यूज। बता भाई कैटेगरी, तो इसमें दिक्कत क्या थी तुझे? तो वो तो यहाँ पे भी तुझे लिखना पड़ेगा ना, ये तो फील्ड के नाम थे। अगर इतना समझेगा नहीं तो विमल भाई दिक्कत है फिर तो कहीं ना कहीं। मुझे दिक्कत नहीं है, मैं बताता रहूंगा, तुम जितनी बार पूछोगे, लेकिन तुम्हारे लिए दिक्कत है भैया। अगर तुम इस चीज को इतनी जल्दी नहीं समझ पा रहे हो तो फिर दिक्कत है, क्योंकि डेटा बेस ही तो है, इसमें तुमने नया तो कुछ पूछा ही नहीं। इंसर्ट की क्वेरी तो पूछ रहा, हम भी यही कह रहे थे, इंसर्ट ही तो करना है यार तुझे। क्या, चल भाई तेरी इच्छा है, जो दिमाग में आए वो पूछता है, कोई बात नहीं। ये समझ गए? अब ये कैटेगरी की टेबल समझ गए। यहाँ पे प्रोडक्ट लेके चल रहा हूँ मैं। इस प्रोडक्ट में मैंने 1 2 3 करके ये भर दिया। इसके अंदर ये प्राइस, लिस्ट प्राइस, ब्रांड, कैटेगरी, उसकी इमेज, डिस्क्रिप्शन, फीचर और साइज और ये सब कुछ डाटा भर दिया। ठीक है, ये किस लिए है? ये इसलिए है कि जो ये आ रहा है, अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे जीन्स दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रहा है जीन्स और जीन्स, ये मिल रहा है हमें। इसके अलावा यहाँ पे लिस्ट प्राइस क्या है, प्राइस अपनी क्या है, तो ये सारी की सारा डेटा मुझे यहाँ से उठाना है भाई। जो उसकी प्राइस है वो यहाँ से चाहिए मुझे, ठीक है, 2 चीजें जो आ रही हैं वो चीजें मुझे यहाँ से चाहिए। मैंने वहां पे ब्रांड 1 फिक्स कर दिया था, इसलिए वो 1 ब्रांड की चीजें दिखा रहा है। एक काम करता है, मैं जरा इसको एडिट कर देता हूँ, याद नहीं है, पुराना बना हुआ है, तो मैं इसको भी 1 कर देता हूँ, देखते हैं क्या दिखाएगा ये। तो वो कर दिया, अपडेट कर दिया है मैंने डाटा, अब तीनों का ब्रांड 1 हो गया। अब शायद तीसरा आइटम दिख रहा है, नहीं दिख रहा, शायद ये नहीं लगाया होगा। जब हम डिटेल पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से उसकी डिटेल दिखा दे। करना ये सारा डेटाबेस से ही है हमें, कि हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो एक मॉडल खोले। ये मॉडल तुम्हें बताया था, ये मॉडल लगाना तुम्हें बताया था जब बूटस्ट्रैप पे काम कर रहे थे। तो अब इसकी कोडिंग की बात आती है, तो इसकी कोडिंग को ध्यान से समझो, ठीक है। तो यहाँ आते हैं, इसको ओपन करते हैं पहले तो www में,
ये खोल लिया मैंने। ठीक, अब तुम्हें किस तरीके से काम करना है ध्यान रखना। हम अभी तक जो बनाते हो तुम लोग क्या करते हो, डायरेक्ट सारी की सारी चीजें वहीं पर रख देते हो। तो तुम्हें अगर सीएसएस लगानी है तो उसके लिए अलग से फोल्डर बनाना, इमेजेस रखनी है उसके लिए अलग फोल्डर बनाना, और जो चीजें तुम्हें इंक्लूड करानी है, इंपोर्ट करानी है, उनके लिए अलग एक फोल्डर बनाना, और उनके अंदर पीएचपी की फाइलें बनाना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक तो ये कोर बनाया फोल्डर, इसके अंदर एक ये इनिट करके एक पीएचपी की फाइल बनानी है। ये क्या है, इसके अंदर क्या है देखो, इस कोर में इसके अंदर हमने क्या बना लिया, ये चीज चल रही है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है नहीं। इसका फायदा क्या होगा, मुझे जब जहां कनेक्टिविटी के कोड की जरूरत होगी मैं इसको इंक्लूड या रिक्वायर कर लूंगा, बार बार लिखने की झंझट खत्म हो गया। अब जगह जगह मुझे जरूरत पड़ने वाली है, जब जगह जगह जरूरत पड़ेगी तो बार बार क्यों लिखें, हम सीधे सीधे लिखेंगे। एक बार हमने एक कोड बना लिया, अब बस आप इंक्लूड करा लोगे, तो ये तो समझिएगा, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत है नहीं। रिक्वायर और इंक्लूड बताए थे ना, इंक्लूड रिक्वायर दोनों बताए थे। एक वार्निंग मैसेज देता है, एक मतलब प्रोसेस को चलाता रहता है, और एक जो होगा वो उसको रोक देता है, एरर आ जाए तो वहीं पर रोक देता है, खत्म करता है, मतलब रिक्वायर। ठीक है, इसके अलावा सीएसएस के लिए या सीएसएस लेके चलेंगे। ठीक है, बूट स्ट्रैप जो आप लोग लगाते हो, बूट स्ट्रैप अभी तक हम इंटरनेट से लगाते थे, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे इंटरनेट से लगाना ही नहीं है, तो हम बूट स्ट्रैप को डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके उसकी सीएसएस की फाइलों को यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद हमें इंटरनेट की जरूरत नहीं है, वो बगैर इंटरनेट के भी बूट स्ट्रैप से काम करता रहेगा। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने का फायदा क्या है, डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। हम जो चीजें यूज कर रहे हैं, अभी कभी बूट स्टेप वाले के दिमाग में आ गई कि इस चीज को मैं अपडेट कर देता हूँ, पुरानी चीज को ही हटा दी और नई क्लास बना दी, तो तुम्हारा वो प्रोजेक्ट काम करना बंद कर देगा। तो इसलिए बहुत से लोग क्या करते हैं, उसको डाउनलोड करके उसकी क्लासेस को रख देते हैं अपने फोल्डर के अंदर। तो तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा कर सकते हो। अभी बताना है ये, लेकिन अभी ये यूज नहीं किया है, बस डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये कैसे डाउनलोड करना है, उठाना है, वो सब देखेंगे बाद में। इसके साथ साथ अपनी सीएसएस बनाई है हमने, एक मेन डॉट सीएसएस। हम एक मेन डॉट सीएसएस फाइल बना रहे हैं। इस सीएसएस के अंदर हमने इमेजेस के फुटर के लिए जो चीजें चाहिए वो कर दी। अब देखो हमने यहाँ पे कर दिया कि फुटर का बैकग्राउंड कलर ब्लू आ जाए, और मार्जिन टॉप 50 पिक्सल दे दिया, कलर ये दे दिया, तो हमारा जो पेज आ रहा है इसमें फुटर देख रहे हो ब्लू कलर आ रहा है, व्हाइट कलर से आ रहा है। तो वो हम अपनी सीएसएस को भी यूज कर रहे हैं कि सीएसएस कैसे यूज करनी है। ठीक है भाई, तो अपनी सीएसएस लगानी है, सीएसएस फाइल लगाओ, और जितना ज्यादा हो सके एक्सटर्नल फाइल बना के यूज करनी है। इनलाइन या इंटरनल को ज्यादा यूज नहीं करना है। ऐसा इसलिए जिससे कि उसे अलग दूसरे पेजों पर भी यूज कर पाओगे। तो एक्सटर्नल कोशिश किया करो हमेशा लगाने की। तो एक तो ये लगा दिया मैंने, ये लगा दिया। इमेजेस जो रखनी है वो इमेज हमें यहाँ रखनी है, तो इमेज फोल्डर में वो एक जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, एक ही फाइल है, इसलिए वो एक ही दिखा रहा है। तो ये चल रही है अभी फिलहाल इमेज। तो इमेज कैसे लगानी होती है वो भी मैं बता दे रहा हूँ तुम लोगों को। और इसके साथ एक इंडेक्स डॉट पीएचपी, अभी सिर्फ एक ही पेज से मतलब है, अभी हमें इससे मतलब नहीं है। ये जो दूसरा बना हुआ है, ये मॉडल बना हुआ है जो हम यहाँ देख रहे हैं, इसे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो ये मॉडल दिखा रहा है हमें। ये इस मॉडल की बात हो रही है, मॉडल के लिए अलग से पेज बनाया हुआ है, इसे क्लिक करके हम उसे डिस्प्ले करा रहे हैं मॉडल को। तो मॉडल बाद में देखेंगे, मॉडल की अभी बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल। हमें फिलहाल इस इंडेक्स डॉट पीएचपी को ही समझना है। और इस इंडेक्स डॉट पीएचपी में देख रहे हो तुम लोग, तो ये तुमने देख ही लिया कि ये जो आ रहा है डेटा, ये कहाँ से आ रहा है, डेटाबेस से उठ के आ रही है। सारी की सारी कहानी डायनेमिक चल रही है, डेटाबेस से उठ के आ रही है। तो ये कैसे चल रहा है, किस टाइप से उठ के आ रहा है, इस कोड को समझो। देखो, तो यहाँ आते हैं, सबसे ऊपर हमने पीएचपी की स्क्रिप्ट स्टार्ट कर दी। और जो ये स्टार्ट किया है, पीएचपी की स्क्रिप्ट आप कहीं भी लगा सकते हो, ये तो पता ही है सबको कि भाई पीएचपी मैं कहीं पे भी लगा सकता हूँ। तो पीएचपी ये चल रही है। ठीक है, रिक्वायर वंस वैसा ही होता है, ये एक ही बार इसको कॉल करेगा बस। रिक्वायर वंस, खाली रिक्वायर भी लगाते हो तो एक ही वैसे ही काम करेगा वो। तो तुम्हें क्या करना है, हमने ये बता दिया कि रिक्वायर वंस कोड जो फोल्डर है उसमें से init.php इसे उठा ले भाई। तो जैसे ही ये कोड रन होगा तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ये इसको दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेरी लगाई हुई है, सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर फीचर्ड इक्वल्स टू 1।
तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक क्वेरी लगा दी कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांड अच्छा मैंने चेंज कर दिया था, फीचर में 2 ही रह गया था, अब इसको चेंज कर देते हैं। मैं वही कह रहा था उस समय कि शायद कुछ किया था, तो जो फीचर है इसको मैं चेंज कर देता हूँ। 1 कर दिया मैंने, वो कर दिया। अब तुम लोग इसको देखोगे, 3 आइटम आ रहे हैं। यहाँ पे दिखा रहा है फ्लाइंग मशीन, यहाँ दिखा रहा है लेवल। तो क्यों दिखा रहा है ये? क्योंकि हमारा जो डेटा है वो पहला, दूसरा ये है, तीसरा ये है। उसके 50 रुपए 60 रुपए हैं प्राइस और लिस्ट प्राइस। तो जो लिस्ट प्राइस है वो ये था, वो हमने उसको काट दिया, एमआरपी हो गई। और प्राइस जो अपना प्राइस है उसको दिखा रहा है। ठीक है, तो ये डेटाबेस से चल रही है सारी कहानी। तो जैसे ही मैंने इस पेज को स्टार्ट किया, सबसे पहले इस पेज को जैसे ही स्टार्ट किया, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर, ये क्वेरी लगा दी। अगर मैं इस क्वेरी को हटा दूं, फीचर को हटा दूं, तो ये क्या करेगा? सारे आइटम को भी दिखा सकते हो आप। या मैं अगर यहीं से वेयर की कंडीशन ही हटा दूं, तो ये अपने आप सारे के सारे रिकॉर्ड्स को दिखाता रहेगा। सुन रहे हो? समझ रहे हो? मतलब सुन तो रही हो। सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर ये लगा रखा है हमने। तो मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराने थे। कितने रिकॉर्ड डिस्प्ले कराने हैं? तो बाय डिफॉल्ट आप क्या चाह रहे हो? अब ये जैसे हमने फीचर इक्वल्स टू 1 कर दिया, यही तो हम करते क्या है? तुम लोगों ने देखा होगा, जब तुम यूट्यूब देखते हो, अगर उसमें ट्यूटोरियल्स के वीडियो देखते हो तो वो आते हैं, मूवीज को देखते हो तो वो सॉन्ग्स के देखते हो तो उसी टाइप के वीडियो दिखाता है। तो अब यही काम होता है कुकीज से। कुकीज क्या करती है? कुकीज के अंदर यूजर का एक्सपीरियंस देखा जाता है, यूजर कर क्या रहा है हमारी वेबसाइट पर। यूजर ने जो चीज की है, जो उसके इंटरेस्ट है, उनको स्टोर करा लेते हैं एक फाइल के अंदर। और जैसे ही आप दोबारा से उस पर जाते हो तो वो देखता है कि इस यूजर ने पिछली बार क्या किया था, ये किया था। वो डेटा उसके कुकीज में से मिलता है, वहां से उठाता है और क्वेरी लगी हुई है उसी टाइप की वीडियोस को दिखा देता है, उसी टाइप की चीजों को दिखाने लग जाता है। तो वो क्वेरी इस तरीके से काम कर रही है। तो कुकीज और सेशन अभी नहीं बताया मैंने, बाद में बात करेंगे। सर कुकीज और सेशन, हाँ दोनों चीजें अलग अलग। सेशन स्टार्ट होता है, सर कुकीज सेट होती है। हाँ भैया, सर सर रिक्वायर बोल वंस बोल कैसे बोल। होता है बताना फिर से। रिक्वायर वंस जो कोड इन रिक्वायर है ये इनइट डॉट इंक्लूड करा रहा पीएचपी। है पेज को। एक टाइप से ये मान लो, ये init डॉट php यहीं पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे कॉपी है, ऐसे बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब ठीक है भाई, इन 3 लाइनों में किसी को कोई और दिक्कत हो तो बोलो। सर वो इनइट डॉट पीएचपी होना सर रिक्वायर। सर ये रिक्वायर लगाओ या रिक्वायर वंस लगाओ, ये रिक्वायर जो समझाया था वही है। 2 फंक्शन होते हैं, रिक्वायर वंस ये है। देखो यहाँ पे पढ़ के देखो। सर इनइट डॉट पीएचपी दिखाना सर, फाइल दिखाना इनइट डॉट पीएचपी वाली। ये वाली फाइल के अंदर ये है भाई, डेटाबेस कनेक्शन की कोडिंग है। ओके सर। ठीक है, तो ये समझ गए। अब ये कर क्या रहा है, ये समझ गए। तो इसने क्या किया, एक टाइप से उस कोड को यहाँ पे कॉपी कर दिया एक बार, वो उसको रन करा देगा, कनेक्टिविटी कर देगा। इसने कनेक्शन बना दिया। कनेक्शन बनाने के बाद हमने सेलेक्ट की, डायरेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करा दी। क्वेरी एग्जीक्यूट कराते ही रिकॉर्ड डेटा कहाँ आया होगा? इस फीचर में आया होगा। इस फीचर के अंदर क्या आ गया होगा? तो क्योंकि आपने सेलेक्ट की क्वेरी लगाई है, तो ये पूरा का पूरा डेटा आया होगा। कौन सा डेटा? टेबल कौन सी है हमारी? ये प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट टेबल है, इस प्रोडक्ट टेबल की ये तीनों एंट्रियां मिली होंगी, क्योंकि अभी मैंने फीचर में 1 1 1 कर रखा है। अगर मैं इसमें 2 रखे हुए था तो 2 ही आइटम आ रहे थे, 3 कर दिए तो 3 आ रहे हैं, 4 कर दूंगा तो 4 आने लगेंगे। तो जो भी है, मतलब बात समझ में आ गई होगी तुम लोगों को कर क्या रहा है। तो अब याद है, इसके बाद हमारा ये पेज खुला। जब ये पेज खुला तो अब थोड़ा सा ध्यान देना, मैं बूटस्ट्रैप साइट साथ में खोल लेता हूँ। ये बताया था भाई। बस तो यही याद है ना तुझे? रिक्वायर ऐसा होता है, दोनों में डिफरेंस क्या था कि एक में अगर फाइल नहीं मिली तो वहीं पे रुक जाता था एरर देके, और रिक्वायर के अंदर मतलब प्रोसेस को आगे बढ़ाता रहेगा, रुकेगा नहीं। एक वार्निंग देता है, एक एरर देता है, ये डिफरेंस था। तो रिक्वायर यूज क्या करो तुम, इंक्लूड यूज मत करो, रिक्वायर यूज करो हमेशा। ठीक है, वो एग्जीक्यूशन को आगे बढ़ा देता है इंक्लूड, तो उससे दिक्कत आती है भाई। उससे अगर तुम्हें फाइल नहीं मिली, आगे तुम्हारा काम नहीं होगा, इससे अच्छा रुक ही जाए।
अब यहाँ आते हैं, देखो इसमें नेविगेशन बार याद है सबको, हमने नेविगेशन बार कंपोनेंट में से लगाई थी। अब इस नैप बार को हमें नैप बार में ही कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। नैप बार तो वही है, नेविगेशन बार में कुछ अलग नहीं है। ये नेविगेशन बार है और यही वाली नेविगेशन बार हमने यहाँ पे यूज करी हुई है, ठीक। लेकिन यहाँ जो डाटा आ रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पहले से होम लिखा हुआ है, लिंक लिखा हुआ है, ये चल रहा है। अब इसको मैं क्या करूँ, उठा लूँ, कॉपी कर लेता हूँ और सब लाइन में कॉपी कर देता हूँ। इससे अलग से थोड़ा सा कलर आएगा, दिखेगा तो भी। ये चल रहा है, ठीक है भाई। इस नेविगेशन बार के अंदर ये तो हमारा ब्रांड का जो भी इमेज लगानी है वो लगा रहे थे हम। इसके बाद जब हम यहाँ आए तो यहाँ से कहानी चल रही थी, ये जो लिस्ट आइटम थे, लिस्ट आइटम यही तो आ रहे थे। एक लिस्ट आइटम, दूसरा लिस्ट आइटम, ये तीसरी लिस्ट थी, ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है, ये एक लिस्ट थी, और इसके बाद ये 4 चीजें आ रही थी। अब अगर मुझे 4 चीजें नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही आइटम चाहिए, मुझे सिर्फ वो भी होम चाहिए, तो मैं क्या करूँ, इस सबको डिलीट कर देता हूँ, तो सिर्फ ये होम आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे पता ही नहीं है कि मेरे नेविगेशन में कितने आइटम आएंगे, वो डेटाबेस से आएंगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे लूप में रखना पड़ेगा लिस्ट आइटम को। जब मैं LI को लूप में रख दूंगा तो लूप एग्जीक्यूट होगा और जितना डेटा मिलेगा वो लिस्ट आइटम बनते जाएंगे। आ जाओ, तो नेविगेशन पे आते हैं। यहाँ रिक्वायर हमने देख लिया। सबसे पहले तो देखो एक चीज, यहाँ देखो भैया, जो मेटा टैग हैं ये तो पहले से लगे हुए आते ही हैं। हमने यहाँ पे एक स्टाइल शीट को लिंक कराया हुआ है। अरे लिंक मेटा टैग करता रिलेशन क्या है? स्टाइल शीट, ये कौन सी है, क्या करता है मेटा टैग करता क्या है? मेटा टैग? तो अभी ये जो मेटा टैग है ना, ये व्यू पोर्ट और ये रेस्पॉन्सिव बना रहा है फिलहाल। ये जो मेटा टैग में नेम व्यू पोर्ट लिया हुआ है, वेद इक्वल्स टू डिवाइस विद और इनिशियल स्केल इक्वल्स टू 1, ये रेस्पॉन्सिव बनाता है कि अगर हम मेरी वेबसाइट किसी भी स्क्रीन पे ओपन हो उस हिसाब से अरेंज कर ले। तो रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए डिवाइस के स्केल को देगा, उसका 1 मतलब यहाँ पे 100% एक्चुअल डिवाइस का जो स्केल है उसे यूज करे। डिवाइस मोबाइल है तो मोबाइल की स्क्रीन, और व्यू पोर्ट मतलब उसका एरिया और कुछ नहीं है, उसका नाम ये व्यू पोर्ट देके चल रहा है, तो ये सिर्फ उसके लिए है। हमने लिंक कराई है स्टाइल शीट CSS के फोल्डर के अंदर, मेन डॉट CSS, तो CSS फोल्डर के अंदर मेन डॉट CSS, इस CSS को अपनी ये फाइल लिंक कराई है। जिसने CSS पढ़ी है, ज्यादातर सबने पढ़ी हुई है, एक दो ने नहीं पढ़ी हुई बस, तो जिन जिन ने पढ़ी है सबको पता होगा, ये हम एक्सटर्नल लिंक कराते थे। इसके अलावा जब हम यहाँ आए तो अब देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कैटेगरी वेयर पेरेंट इक्वल्स टू 0, देख रहे हो। अब ये जैसे ही यहाँ आएगा, हमने क्या किया, हमें ये पता करना था कि जो मेरी नेविगेशन है, इस नेविगेशन बार के अंदर ये जो आइटम आने हैं, मैन वुमेन और ये सब जो आइटम आने हैं, ये सारे के सारे कहाँ से उठेंगे, ये सब उठेंगे हमारे डेटाबेस से। डेटाबेस में हमारे पास टेबल है कैटेगरी, और कैटेगरी में जिनका पेरेंट 0 है वो हमारे नेविगेशन के आइटम है। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, यहाँ हमने कमांड लगा दी सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कैटेगरी वेयर पेरेंट इक्वल्स टू 0, जिनका पेरेंट 0 है उन सबको उठा ले। तो वहां पे वो 5 चीजें थी, वो पांचों चीजों का रिकॉर्ड आ जाएगा इस SQL के अंदर, मतलब इस क्वेरी के अंदर, माई SQL क्वेरी से रन हो जाएगा। और कहीं हमने पोस्ट वोस्ट नहीं चेक किया हुआ तो ये अपने आप रन होता चला जाएगा एक ही बार में। हमको ये तो कहनी नहीं है कि सर्वर रिक्वेस्ट पोस्ट है या गेट है, उससे हमें मतलब ही नहीं है। जैसे ही ये चले तो वहां से उसको पेरेंट आईडी मिल जाएगी, पेरेंट आईडी 0 मिल गई, ये क्वेरी मिल गई। अब हम नेविगेशन पे आए, जब हम नेविगेशन पे आए तो ऊपर जो ये माई मॉल वगैरह लिखा है, ये तो आपको जो भी इमेज लगानी है, कुछ भी लिखना है वो लिख दो। लिंक बनाना था तो ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में index.php खुद से लिंक बना दिया हमने, बटन से हमें कोई मतलब नहीं था। अब यहाँ आते हैं, अब जब हम यहाँ आए तो ये PHP लगी हुई है, ये PHP लगी हुई है भाई, और यहाँ पे जो ये वाइल लूप लगा दिया, वाइल लूप लगा दिया। और हमने वाइल लूप में क्या रखा, वाइल लूप कब तक चलता है,
जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये चलता रहेगा, व्हाइल लूप तब तक चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अरे सही, गलत नहीं है कुछ भी भाई इसमें, कोई बात नहीं, तो गलत तो नहीं है, चल तो रहा है यार, ठीक है। पेरेंट इक्वल टू कौन सी जगह पे बता मुझे, यहाँ पे ये कर क्या रहा है ये बता, क्या चेक कर रहा है बता जरा, तूने दिमाग लगा, इक्वल इक्वल आना चाहिए ना, ये कर क्या रहा है बता बस। उसको गलत समझ लिया तूने, ये वो नहीं कर रहा, ये तो इस डेटा को उठा के यहाँ स्टोर करा रहा है भाई, ये तो डेटा को उठा के स्टोर करा रहा है। लूप तब तक चलता है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती, और जब तक उसको डेटा मिलेगा कंडीशन फॉल्स नहीं है। हमने फॉर ईच लूप भी देखा था, समझा था। ये क्या है फंक्शन, ही क्या करता था इस डेटाबेस का, कल भी हमने देखा था कि 4 एंट्री थी तो वो पूरा का पूरा मिल गया था हमें, वही काम अभी भी ये कर रहा है। तो इसको यहाँ पे अगर पेरेंट में क्या मिल रहा है, देखो ये मिल रहा है इसको MySQL fetch क्वेरी, और ये क्वेरी क्या लगाई है हमने ऊपर, ये क्वेरी लगाई थी select asset from category where parent id equals to 0, तो इसके अंदर रिकॉर्ड आए होंगे 5, इस क्वेरी के अंदर रिकॉर्ड आए होंगे 5 रिकॉर्ड आए इसके अंदर। अब ये यहाँ पहुंचा, अब ये इक्वल इक्वल करके कुछ कंडीशन नहीं चेक कर रहा, ये सिर्फ ये कह रहा है कि पेरेंट के अंदर MySQL फैच एसोसिएटेड से एक डेटा आ जाए। तो ये क्या कर रहा है, ये एरे में से, मतलब इस क्वेरी में से, इसमें रिकॉर्ड था कल, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने प्रिंट करके भी दिखाया था तुम्हें एक जगह पर रिजल्ट, और उसके बाद प्रिंटिंग करके दिखाई थी। तो ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से उस पूरे के पूरे रिकॉर्ड को, डेटा को उठा रहा है। उसने पेरेंट से एक रिकॉर्ड उठा लिया, अब हमने यहाँ पे क्या किया, पेरेंट आईडी इक्वल्स टू पेरेंट आईडी। ये याद है कल इसने प्रशांत ने पूछा था कि नाम भी प्रिंट कराना है, तो हमने उसका नाम उठाया था यूजर आईडी करके, तो हमने यहाँ से ये आईडी ली है। यहाँ देखो, यहाँ मुझे क्या चाहिए, ये आईडी थी, कैटेगरी थी, पेरेंट आईडी थी, ये वैल्यू चल रही थी। तो हम आईडी बता रहे हैं कि इस पोजीशन, हम ये पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो हमने जिसको यूज जो किया है वो कैसे यूज किया है, पेरेंट में इसको उठा ले, और ये जो वैल्यू बनेगी ये पेरेंट आईडी वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। पेरेंट आईडी वेरिएबल क्यों लगाई है ये हमने, क्योंकि इसके अंदर देखो 2 वाइल लगे हुए हैं, एक वाइल नहीं लगा हुआ है, एक वाइल ये रहा, एक इसके नीचे और मिलेगा तुम्हें, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना भैया, ठीक है, मिल गया ना ये। तो ये एक और वाइल लगा हुआ है, ये दोनों वाइल कर क्या रहे हैं, इसको समझो, ये वाइल यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये PHP की क्वेरी है, यहाँ पे देखो समस्या थोड़ी सी बढ़ने वाली है, मतलब बढ़ने नहीं वाली, थोड़ा सा काम करोगे, थोड़ा समझोगे तो पता लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भाई ये मैंने थोड़ा इधर कर दिया जिससे तुम्हें दिक्कत नहीं है समझने में, इसे मैंने उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है सुमन, झगड़ा मत भाई, समझ जाएगी, शकल से पता लग रहा है ये टेंशन में, समझ नहीं आ रहा। देखो भाई, तो ये क्या करेगा, ये डेटा को उठाएगा, इसने डेटा उठा लिया, अब मुझे चाहिए क्या, मुझे अगर ये नेविगेशन बनाना है तो इस नेविगेशन के अंदर जो ये सबसे पहली आईडी मिले 0, ये मैन ये मिल गया, अब मुझे इसके अंदर के आइटम भी तो चाहिए। तो वो पहला लूप क्या कर रहा है, पहला लूप इस पहले आइटम को उठा रहा है, और अंदर वाला लूप क्या कर रहा है, अंदर वाला लूप उसके इन आइटमों को उठा के इसके अंदर फिल कर रहा है। ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहे हैं हम, तो ड्रॉप डाउन के अंदर एक तो एक आइटम को उठाएगा, और दूसरा लूप उससे रिलेटेड जो आइटम अंदर बने हुए पड़े हुए उनको उठाएगा, और सारे के सारे आइटम को उठा के यहाँ सेट करेगा। फिर वो लूप फिर से चलेगा, अगली बार उसको ये मिलेगा, जब ये मिला तो अंदर वाले लूप ने इसके कंटेंट को भर दिया, फिर उसको ये मिला, फिर उसको ये मिला, फिर उसको ये मिला, और जैसे ही इसके बाद डेटा मिलना बंद हुआ वो लूप अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा। इक्वल इक्वल लगाने की बात कर रहा है ना, वो कंडीशन क्या है लिखने का तरीका, वाइल लगाओ, एंड वाइल ये बता रहा है कि ये यहाँ से चला है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, क्योंकि हम पूरा कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा, क्योंकि लूप घूम के ऊपर ही नहीं गया होगा,
नीचे ही चलता रहेगा ना वो, तो उसको जब एंड ही नहीं मिल रहा लूप में, ऊपर कब आता है? जब लास्ट में पहुंच जाता है। अब तुम लास्ट ही नहीं बता रहे हो, तुम कह रहे हो भैया चलता जा नीचे ही।